Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall discuss some question of CDP for CTET exam 2020. Right? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, बी सानिध्य संगीत की आवश्यकता, सी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता और डी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध इसका नहीं है। ठीक है, और बी जो है संगीत की आवश्यकता, तो संगीत की अगर आवश्यकता है तो यहाँ पर जो है सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता यहाँ पर बच्चों को पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं, अगर आप उसे संगीत सिखा रहे हैं तो उसे सामाजिक रूप से उसको उस तरह के एरिया में इन्वॉल्व करना होगा, तभी वो जाकर सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन बी जो है ये कट जाएगा और सी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। जब आप सराहना की आवश्यकता होता है, उसे सराहने की आवश्यकता होती है, तो बच्चे किसी तरह के परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, समाज के लोग उसे सराहते हैं, तो फिर यहाँ क्या हो रहा, यहाँ समाज का आवश्यकता पड़ता है। इसमें भी पड़ रहा था, इसमें भी पड़ रहा था, दोनों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ इसका संबंध है। थर्ड है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, यहाँ भी जब बच्चे संवेगात्मक चीज़ों के बारे में जब जानेंगे समझेंगे तो उसे सामाजिक आवश्यकता जो है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की ज़रूरत होगा। इसलिए तीनों ऑप्शन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध है, लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीटेट 2011 में पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, सेकेंड है बाल्यावस्था और थर्ड है किशोरावस्था, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ से ऑप्शन आप आराम से छाट सकते हैं, क्योंकि प्रौढ़ावस्था की जो बात है वो आपको सीटेट के पेपर में कभी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो सीटेट है वो किशोरावस्था तक का ही क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप वैसे भी काट सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये किशोरावस्था है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने समवयस्क अपने एज के बच्चों के साथ समूह में सक्रिय रहते हैं, है ना। जिस तरह से वो लोग उसके दोस्त लोग कहेंगे उस तरह से वो करेंगे, उनका ही बात का ज़्यादा वैल्यू देंगे, तो इस तरह का जो है एक्टिविटी वो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे अधिक और गहन जो समाजीकरण है किस अवस्था में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रौढ़ावस्था के दौरान और थर्ड दिया हुआ है सेकेंड दिया है व्यक्ति के पूरे जीवन में किशोरावस्था के दौरान और फोर्थ दिया है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, किशोरावस्था के दौरान सामाजीकरण का गहन और जटिल
सबसे अधिक जो है समाजीकरण होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था के दौरान होता है। ये बहुत ही गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ठीक है। फोर्थ, किसी उद्दीपन के नियंत्रण दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए, अगर कोई बच्चा है, आप उसको टॉफ़ी दे रहे हैं तो वो काम कर रहा है। जब आप उसको टॉफ़ी देना बंद कर देंगे तो वो क्या करेगा? काम करना भी बंद करेगा। डैट मीन्स उसका जो काम करने का जो प्रवृत्ति है वो उसका आंतरिक मोटिवेशन के थ्रू नहीं है, आप उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हैं, है ना। आप उसको एक उद्दीपन के लिए आप उसको चॉकलेट दे रहे हैं कि वो चॉकलेट के लोभ से वो काम कर रहा है। तो इस तरह से जो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, वो होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यासता, बी है अधिगम, और सी है अस्थायी अधिगम, और डी है अभिप्रेरणा। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, अभ्यासता। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे में अभ्यासता की प्रवृत्ति जागृत हुआ है। ठीक है, वो खुद अपने मन से काम करने को तैयार नहीं है। आप उसको एक टॉफ़ी दे रहे हैं तो वो काम कर रहा है, जब टॉफ़ी देना बंद कर देंगे तो वो काम भी करना बंद कर देगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है। वो कैसे सीखता है? दूसरों को व्यवहार को देखकर सीखता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सीधी सी बात जो है, सामाजिकरण अधिगम कहा जाता है। सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है इदम, ईड, और सेकेंड है अहम, जिसे ईगो कहते हैं, और थर्ड है परम अहम, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है ईड एंड ईगो। तो इसका देखिए जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है। ईड जो है, ईड इच्छा की जननी है। इच्छा हमारा कभी पूर्ति नहीं होता है, कुछ ना कुछ, आज ये चीज़ का इच्छा, तो अगर वो चीज़ आपको पूरा हो जाता है फिर दूसरी चीज़ का इच्छा हो जाता है। तो इच्छा ऐसा चीज़ है कि वो कभी पूरा ही नहीं होता है। उनका जो भंडार गृह है वो ईड है। ठीक है। देखिए, ये जो है फ्राइड का थ्योरी है, अहम, इदम अहम और परम अहम। ठीक है। फ्राइड ने अपने मन के 3 अवस्था बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसी के आधार पर ईड, ईगो और सुपर ईगो होता है। ईड क्या है? इच्छाओं की जननी है। ठीक है। उचित और अनुचित का ज्ञान ईड में नहीं होता है। ये सिर्फ आनंद जिसमें आता है वो काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें ईगो का, अहम का, तो ये वास्तविकता के सिद्धांत पर होता है। इदम के व्यवहार पर नियंत्रण होता है। ठीक ना, कि ये गलत है, सही है, ये सारी चीज़ इसमें होता है। और इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के जो मध्यम संतुलन बनाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अहम का काम है। ठीक है। लेकिन सुपर ईगो की बात करें तो विकास सबसे देर आदर्शवादी तथा नैतिकता का सिद्धांत है। ये पछतावे की भावना है कि ये करने से पछतावा हो सकता है। ये सुपर ईगो जो है सबसे आदर्शवादी है। तो ये फ्राइड ने दिया था, और ये 3 है
ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा ईड होगा, क्योंकि ईड जो है इच्छाओं की जननी है, इच्छा कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से खेल के मैदान में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, तो बच्चों के लिए परिवार किस प्रकार का साधन है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनौपचारिक शिक्षा, सेकेंड है औपचारिक शिक्षा और थर्ड है गैर औपचारिक शिक्षा, फोर्थ है दूरस्थ शिक्षा। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, क्योंकि बच्चे जो है परिवार में बहुत सारे चीज़, बहुत सारी शिक्षा सीख लेते हैं, है ना। वो देखते देखते, परिवार के साथ रहते रहते वो अनेक शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक है, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, तो अपने विद्यार्थी में आप किस तरह से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सेकेंड है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, थर्ड है आदर्श रूप से बर्ताव कर और फोर्थ है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए, जब आप एक टीचर हैं और अपने बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं, तो सिर्फ महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर उसको समझा देंगे तो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन बी ऑप्शन का है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, अनुशासन की अनुभूति जो है आप विकसित कर देंगे, उससे उसका सामाजिककरण नहीं होगा, सामाजिक मूल्य का जो विकसित नहीं होगा। थर्ड है आदर्श रूप से बर्ताव करके, अगर आप उसके साथ आदर्श रूप से बर्ताव करते हैं, अपने अंदर आदर्श चरित्र को समावेश करते हैं और उसके समक्ष जो है उस तरह के बर्ताव करते हैं, तो वो आपको देखकर खुद ब खुद आदर्श बनना स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है प्रभावी होता है, कैसे? फर्स्ट व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, थर्ड अनुशासन में और डी इनमें से सभी में। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन की बात हम करें तो इसका जो प्रभाव है वो सभी में आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व निर्माण में भी संवेगात्मक समायोजन प्रभावित करता है और कक्षा शिक्षण में भी करता है, अनुशासन में भी करता है। इस तरह से सभी में संवेगात्मक जो समायोजन है वो सभी में प्रभाव डालता है, सभी को प्रभावित करता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में, सेकेंड है स्वतंत्र अध्ययन में और थर्ड है समायोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। अगर कोई बच्चा जो है जॉइंट फैमिली से नहीं बिलोंग करता है तो वो किस चीज़ में कठिनाई अनुभव करेगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सुनिर्मित पाठों में, सेकेंड है स्वतंत्र अध्ययन में और थर्ड है नियोजित निर्देश में। लास्ट ऑप्शन है डैट मीन्स डी ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो जो जॉइंट फैमिली से नहीं, जो बच्चे जॉइंट फैमिली के नहीं होते हैं तो वो जो है नियोजित निर्देश में कठिनाई अनुभव करेंगे, क्योंकि उसे जो है ऑर्डर को मानने का
आदत नहीं होता है, इसलिए उन्हें यहाँ डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इच्छा शक्ति द्वारा, सेकेंड है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, थर्ड है नैतिकता द्वारा और फोर्थ है इनमें से सही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है कि चरित्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी आपका चरित्र का विकास होता है, नैतिकता भी द्वारा होता है। आपका जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक आपका चरित्र का विकास जो है नहीं होता है ना। और बर्ताव अगर आप अच्छे कर रहे हैं, आपका अच्छा व्यवहार है तो आपको चरित्रवान माना जाता है। नैतिकता के गुण भी चरित्र के अंदर होना चाहिए, ये इसका मेन पॉइंट होता है। इसलिए ये जो तीनों पॉइंट है वो चरित्र का विकास में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, तो आज हम लोग 12th क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर को उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू बाय।